नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक अजीब सी सूरत हाल है। खास तौर पर इजराइल के अंदर जो क्राइसिस है वो सबके सामने है। फार राइट यानी बहुत ही शिद्दत पसंद किस्म की सरकार है। अक्सर वेस्ट बैंक में टकराव की हालत है। वहां हमास और जिहाद इस्लामी जैसे ग्रुप्स के लोग भी काफी एक्टिव हैं और इजरायलियों के यहूदियों के खिलाफ हमले बढ़े हैं। उसी तरह से इजराइल की तरफ से भी वहां के कई रेफ्यूजी कैंप्स पर कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजराइल के कुछ मुस्लिम मुल्कों से, कुछ अरब मुल्कों से ताल्लुकात बढ़ें। उस सिलसिले में हम आपको कई रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं। ताजा खबर यह है कि लीबिया और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की रोम में मीटिंग हुई। उसके बाद वो खबर लीक हुई। खबर लीक होकर के लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा, उन्हें हटा दिया गया और वो फरार होकर के तुर्की पहुंच गई। इसके अलावा सऊदी अरब से भी ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों के कई अंदर अंदर खबरें आ रही हैं। आगे क्या होगा नहीं मालूम। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं, जो उस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इजराइल का भी उन्होंने दौरा किया है, चीजों को समझा है। फिलिस्तीन, इजराइल और इन सारे अक्सर अरब मुल्कों में आप जाते रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। ये अभी जो ये इजराइल लीबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद में जो हंगामा हुआ, लीबिया में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस तक पर भी आग लगाने की कोशिश की गई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? लीबिया में अभी भी कोई इस्टेब्लिश पूरे मुल्क में एक हुकूमत नहीं है। देखिए, हमें ये देखना है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का। हालांकि अब वेस्टर्न कंट्रीज इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जितना अमेरिका। इनके टॉप एजेंडा हमेशा यही रहा है कि इजराइल को किसी न किसी तरीके से इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, खासकर इस्लामिक कंट्रीज की। और यही वजह है कि बार बार वो ये कोशिश करते हैं ओआईसी रिलेटेड जो कंट्रीज है वहाँ से उसकी रिकॉग्निशन मिले। बहुत सारे कंट्रीज प्रेशर में भी आ गए और उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया। पहले कैंप डेविड का जो बैकार्ड हुआ तो उस वक्त इजिप्ट, जॉर्डन और जो दूसरे कंट्रीज है, आजकल मोरक्को भी उसमें शामिल था उस वक्त, जिन्होंने उसी वक्त उसको रिकॉग्नाइज किया। बाद में कुछ और कंट्रीज ने भी किया, जैसे तुर्की में उनका यानी कि सफारत खाना भी था, कतर में एक काउंसलेट सेंटर था जिसको बाद में किया गया। और अब जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसके बाद बहुत सारे गल्फ कंट्रीज ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया, यहाँ तक कि एस्टेब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशंस और हाई लेवल विजिट्स भी हुए। लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी रेजिस्ट कर रही है। उसमें जो हमने देखा, जैसे आपने देखा लीबिया का जो मसला है, लीबिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि ये अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी, देयर वाज नो एजेंडा फॉर द मीटिंग। लेकिन इस खबर ने इतना तहलका मचाया कि अल्टीमेटली शी वाज फोर्स्ड टू रिजाइन एंड फ्ली फ्रॉम द कंट्री। ये एक है। अब हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर इटली में हो और वहाँ वो ये चांस मीटिंग तो हो नहीं सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ हर जो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का नहीं है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को ये अंदाजा हुआ कि इसमें आउटरेज हुई है ज़बरदस्त, तो उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा किया और कहा इन्होंने जो भी एक्शन की थी इट वाज सो मोटो ऑन हर ओन, जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं था, जिसकी वजह से उसको सैग भी करना पड़ा। लेकिन लीबिया में भी बहुत कंफ्यूजन है। एक तरफ यूएन स्पॉन्सर्ड जो है, यूएन रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट है वो ट्रिपोली में है, जबकि दूसरी जगह जो है वहाँ पर एक ग्रुप्स जो वहाँ के हैं उनकी तरफ से भी है। कुछ उनके कहीं ना कहीं ताल्लुकात रहे हैं किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद इजरायली ग्रुप्स। अब ऐसा ही मसला सऊदी अरब का है।
अमेरिका पिछले कई दिनों से जिसकी यानी कि कंफर्मेशन प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी की कि वो चाहते हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एस्टेब्लिश हो, लेकिन इसमें उनको बाद में एक स्टेटमेंट आया, इसमें काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है। एक तो कुछ कंडीशंस जैसे सामने आए हैं, कुछ कंडीशंस सऊदी अरब के अंदर है, उसमें वो कहते हैं हमें डिफेंस जो है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और जो एक शील्ड होता है, जैसे उन्होंने इजराइल को इस पर बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन इनकी हमेशा अभी तक यही कोशिश है। इस दौरान क्या हुआ है कि सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो स्मूथ होने लगे। इसका एक नतीजा यही था कि जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हाल ही में सऊदी अरबिया गया तो न सिर्फ उसने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, बल्कि क्राउन प्रिंस के साथ भी जब उसको मुलाकात हुई वो बड़ी वार्म रही, और जिसमें ये दोनों मुल्कों ने फैसला किया हम इन ताल्लुकात को मज़ीद एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे, हर शोबे में बढ़ाएंगे। इस वजह से ये वरी वेस्टर्न कंट्रीज को हो रही है, कहीं अगर ये दो बड़ी मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे आ जाए शायद ये इजराइल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के बीच में देखिए एक खबर आ रही है कि CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जनवरी में लीबिया की विजिट की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो त्रिपोली की सरकार है वो इजराइल के साथ ताल्लुकात अगर नॉर्मल कर ले तो उनको कुछ और शायद कंसेशंस मिल सकते हैं या रिकॉग्निशन मिल सकता है। लेकिन यह कि अमेरिका मुसलसल मुख्तलिफ मुल्कों में ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल के से ताल्लुकात बन जाएं, और खासतौर पर अब सऊदी अरब के लिए अभी ताज़ा खबर यह है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सऊदी अरब कोई कुछ फंड्स रिलीज करने जा रहा है, और शायद वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अगर रिएक्शन होने वाला हो ताल्लुकात नॉर्मल करने पर तो वो किसी तरह से संभालने में मदद करे। तो क्या ये दोनों किस्म के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, एक तरफ तो ईरान से ताल्लुकात के साथ साथ जब भी कोई ईरानियन ऑफिशियल मिलता है तो वो सभी मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद की बात करता है और इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में बाकायदा बातचीत में शामिल होती है वो। तो अभी क्या ये दोनों चीजें क्या साथ साथ चल रही हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये चीज़ अगर सऊदी अरबिया ने ये डिसाइड किया, जिसके बारे में अमेरिका को भी पता नहीं चला, ये जो टॉक्स हो रहे थे सीक्रेट टॉक्स जिसमें चाइना एज फैसिलिटेटर था, ये बातचीत कर रहे थे, इन्होंने एक डिसीजन लिया है जिसमें ये नहीं कि ये ऐसे ही लिया है आउट ऑफ फ्लूक, ये कैलकुलेटेड जानबूझकर ये ताल्लुकात को, और इसका ये आपने देखा है इसका एक इम्पैक्ट रहा। ये नहीं है कि ये इसमें तकरीबन एक किस्म का जो है पीस एंड स्टेबिलिटी इस रीजन में आने लगी है किसी हद तक। दूसरी तरफ जो भी ताल्लुकात आप इजराइल से करते हैं, मसाइल वहाँ ही रहते हैं, मसाइल का हल नहीं होता है, बल्कि उनके अपने कंट्रीज में भी, जैसे हमने देखा लीबिया में इतने इतने प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए कि हुकूमत को अपनी जान बचाना भी मुश्किल होता है। हालांकि हमें ये यकीन है अगर सऊदी अरब करे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंदर से लोगों में जो है ना, जिसका कोई एक्चुअली इस रिलेशंस का कोई अगर देखे कोई बड़ा फायदा भी नहीं है, इजराइल के लिए है डेफिनेटली, लेकिन सऊदी अरब के लिए इतना बड़ा मेजर इससे कोई अचीवमेंट तो नहीं होगी। इसके बरक्स ये होगा कि आलमी इस्लाम में सऊदी अरब के खिलाफ खासकर लोगों के उनमें एक किस्म का रोष ही पैदा हो जाएगा। ये सऊदी अरब की लीडरशिप को इसका अंदाजा है। सऊदी अरब UAE नहीं है, सऊदी अरब कस्टोडियन ऑफ 2 हॉली मॉस्क्स है, इसकी एक रिलीजियस सैंक्टिटी भी है, इसलिए वो ये देखता है, ऑब्जर्व करता है कि सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखकर ही, इसीलिए अगर आपने देखा जब उन पर जबरदस्त दबाव था ट्रंप का, उस वक्त भी वो अवॉइड किए
हालांकि हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंटैक्ट हो गए, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर वो कुछ भी अभी भी करने को तैयार नहीं। देखिए, बेनिफिट आजकल की जो है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, उसमें आप बेनिफिट देखते हैं। इसराइल के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो कंट्रीज खासकर इस्लामिक वर्ल्ड जो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, वो इसकी एग्जिस्टेंस को अब कबूल कर रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे, इस्लामिक कंट्रीज की वजह से बहुत सारे ऐसी और कंट्रीज है जो अभी भी इसराइल को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। उन्हें अगर आपने देखे जो यूएन रेजोल्यूशन जहां यूनेस्को में हुआ या इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया, पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस में झंडा वहां पर ये इस वजह से बियॉन्ड इस्लामिक वर्ल्ड भी पैलेस्टाइन काज की एक लेजिटिमेसी है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट कर रही है। 125 130 वोट्स आ रहे हैं उसके लिए, और चाहे वो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूनेस्को है, इवन यूनाइटेड नेशन में जब भी ये होता है वो जाते हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये उनको कहीं ना कहीं खटकता है कि हमें इतना होते हुए भी 75 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम हुआ है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, सिर्फ बैकिंग है। आप इसमें एक और चीज देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रेजेंट जो इजरायली गवर्नमेंट है, नेतान्याहू की गवर्नमेंट, जो राइट विंग जिससे हम कहते हैं गवर्नमेंट है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको साथ इख्तिलाफात है, बहुत मसाइल पर इख्तिलाफात है, और वो एक्सप्रेस भी करते हैं। लेकिन इजराइल को रिकॉग्निशन देने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अमेरिका ही करता है। हालांकि किसी हद तक फ्रांस, जर्मनी इसमें पीछे हट गए, वो ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं वो किसी इनडायरेक्टली डायरेक्टली तौर पर कहीं ना कहीं इजराइल की मुखालफत भी करते हैं। ये एक नई अच्छा शेख साहब, लीबिया में अभी तक जो कानून है, चाहे वो कर्नल गद्दाफी के वक्त का कानून है कि इजराइल से जो भी कोई राब्ता रखेगा, अगर वो सामने आता है तो 9 साल की जेल होगी, कैद होगी। अभी जो खबरें आ रही हैं कि खुद जो लीबिया के इस वक्त त्रिपोली में प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल हमीद दबीबे, उनको भी इस मीटिंग के बारे में मालूमात थी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को तो थी ही, वहां से भी ये खबर आ चुकी। तो इस हालत में एक और खबर आ रही है, इजरायली मीडिया इसको इस तरह से डिस्कस कर रहा है कि लीबिया में जो रिएक्शन हुआ है पब्लिक का, वो इजराइल के खिलाफ कम, और जो मौजूदा बगैर इलेक्शन के बनी हुई सरकार, उसके खिलाफ ज्यादा नफरत है। आपको क्या लगता है कि क्या ये क्या कुछ है? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। एक तो एक सेंटिमेंट है, खासकर जो इसे कर्नल गद्दाफी के ज़माने में एक चल रहा था, उसने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको लोगों ने पसंद भी किया था इस हद तक कि इजराइल के साथ। अलग गद्दाफी ने ये भी किया था, वो यूनिफिकेशन अब बहुत सारे कभी किया उन्होंने इजिप्ट के साथ, कभी वो आलमी इस्लाम के बारे में वो कह रहा था। एक तो था। दूसरी बात, हुकूमत के लिए ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो मौजूदा सरकार वहाँ पर है वो इतनी पॉपुलर नहीं है। इसकी जो बैकिंग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बैकिंग इसको वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको यूएन की तरफ से एक रिकॉग्निशन मिली है। ये भी एक, अब जब उस गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया और वो पॉपुलर नहीं है, इसलिए वहाँ पर हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुए, और ये इस हुकूमत को सोचना चाहिए था कि क्या हम इतना बड़ा बोल्ड एंड डिसाइसिव डिसीजन ले सकते हैं जब उनको अपना जो है ग्राउंड रियलिटीज का उनको पता था कि ग्राउंड इज नॉट इन देयर फेवर। इसके बावजूद अगर इन्होंने लिया ये रिस्क किया, रिस्क इससे पता चला कि खबर जब फैल गई, दूसरे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने आगे वो वहां से ही भाग गए, वो तो आए ही नहीं, रिजाइन भी किया। अब देखिए, ये इनको मेजर करना चाहे था, ये इनको जस्ट देखना चाहे था, ये इनके हक में नहीं था इस वक्त, जब अपनी गवर्नमेंट खुद फ्रेजाइल है।
इसमें अभी उसके पाँव ही जमीन पर नहीं है, लोगों ने इसको पूरी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं। दूसरे हिस्से में डिफरेंट गवर्नमेंट है। ये सारी चीजें मिला के अगर आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं, उसका कोई फायदा ही नहीं है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी नहीं है। हो सकता है अमेरिका की तरफ से कुछ एड या कुछ बेनिफिट्स मिलते, लेकिन ओवरऑल जब तक आप लोगों के मैंडेट को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो वो बेनिफिट क्या करेगा? अगर हालत यहां तक पहुंचेगी कि वजीर आजम भी जाएगा तो इस बेनिफिट का क्या फायदा था उसको? अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि त्रिपोली में जो हुकूमत है वो भी और तबरूक में है वो भी, दोनों हुकूमतों ने इस लीबिया और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को कंडम किया है। मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि जो खलीफा हफ्तार हैं, जो ईस्टर्न, जो तबरूक में जो हुकूमत चलाते हैं, उनका बेटा सद्दाम हफ्तार है, वो कुछ महीने पहले इजराइल की विजिट की थी, वो खबर भी लीक हुई थी। तो ये जिस तरह से शेख साहब बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक भी इजराइल से कहीं ना कहीं है, तो इसमें ये तो बात साबित हो गई कि त्रिपोली और तबरूक दोनों की जो लीडरशिप जो हुकूमत में है, इन दोनों के ताल्लुक किसी ना किसी लेवल पर इजराइल से हैं। तो अब फिर पर्देदारी क्यों है? देखिए इसमें क्या होता है, ये यूएस वाले जो है, ये जो नई लीडरशिप होती है, यंग जनरेशन है, इसको वो इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं मीटिंग्स के जरिए, ताकि वो मिले, एक उनमें एक जहन में एक बात डाले कि इसके साथ रिलेशंस कायम करना अच्छा रहेगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जब खुद लीडर ही नहीं रहेगा, अगर यही जो ट्रिपोली की बात है, अब उसके प्राइम मिनिस्टर पर क्वेश्चन मार्क होने लगा है। अगर प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू रही, इसकी गवर्नमेंट ही गई, तो फिर फायदा क्या है ऐसे कंटेक्ट करने के, जो अपनी गवर्नमेंट को रिस्क में डालने के लिए है। ये जो है, इनको लग रहा है हमेशा जो है फॉरेन पावर्स दे विल बैक देम। अल्टीमेटली इफ यू गेट पीपल सपोर्ट, दैट इज गुड फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि वही हुकूमत को बनाते हैं, वही उसको खत्म करते हैं। पावर और जो बाहर के पावर से, उनके बलबूते पर ज्यादा देर आदमी इक्तदार में नहीं रह सकता है। ये हमने पास में भी इससे एक चीज तो सामने आई कि ये जो हुकूमतें हैं जहां इलेक्शन नहीं होते, चाहे वो सऊदी अरब हो या और ये जीसीसी मुल्क हों, इनमें मुख्तलिफ मौकों पर यह बात सामने आई है। आपको याद होगा फीफा जो हुआ था, उसमें कतर में लोगों ने, अरब लोगों ने इजरायली मीडिया के लोगों से भी मिलने से इनकार कर दिया था, और इजरायली मीडिया ने बाकायदा यह रिपोर्ट किया था कि अरबों में इजराइल के खिलाफ नफरत है। अब यह नफरत लीबिया में पब्लिक के जरिए सामने आई है और मुख्तलिफ मौकों पर यह सब आया। तो ये जो बादशाही हुकूमतें हैं, ये इजराइल के साथ ताल्लुक करने में, खासतौर पर जो बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, वो एक कॉशस अप्रोच नजर आ रही है। अभी एक ताजा खबर आई है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो महमूद अब्बास की है, उनका एक डेलीगेशन सऊदी अरब आने वाला है, और वो कोई इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में कोई कंडीशंस अपनी तरफ से रखना चाहता है। क्या महमूद अब्बास की भी क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम हुई है फिलिस्तीनियों में, इधर सऊदी अरब की हुकूमत इलेक्टेड नहीं है, तो क्या ये लोग किसी तरह से अपने लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि हम इजराइल के साथ सही रास्ते पर जा रहे हैं? देखिए, अगर आपने देखा हो, जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसके अब तकरीबन 3-4 साल हो गए, और जब टाइम था और लग रहा था, और उसी वक्त शायद जो थे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो जो था, और उसने फैसिलिटेट किया था, जो रिपोर्ट्स आए हैं, सोजी जो उनके बड़े हुक्मरान हैं, और नेतान्याहू की मीटिंग भी फैसिलिटेट की थी रेड सी के एक रिजॉर्ट के करीब, जो जिसके रिपोर्ट भी आया। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया, उस वक्त जब 4-5 कंट्री, जिसमें सूडान भी था, यूएई भी था, बहरीन भी था, और बाद में ओमान भी आया, तो उसके अलावा
मोरक्को या दूसरे कंट्रीज ने किया, उस वक्त भी अगर उन्होंने रेजिस्ट किया, इस वक्त करने, इसको रिकॉग्नाइज करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है जब हालात बदल गए। दूसरी बात, हम ये देख रहे हैं कि जो नई चीजें बन रही है मिडल ईस्ट में, जो तब्दीलियां आ रही है, उसमें नए प्लेयर्स भी आए। जैसे हम चाइना की बात करते हैं, अभी जो ब्रिक्स की बात आई है, इसमें ये बात उभर कर आ रही है कि चाइना ने जो 6-7 नए मेंबर उसमें इंक्लूड किए, इसमें ईरान भी है, इसमें सऊदी भी है, यूएई भी, इजिप्ट भी है, वो उसमें चाइना का बड़ा अमल दखल रहा। ये उसकी वजह से वो एक ब्लॉग बनाना चाहता है जो ज्यादा पावरफुल रहे, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे और अपना जो है उसका एक रहेगा। अब देखिए, सऊदी अरब भी अब बैलेंस्ड व्यू चलाता है, इट इज नॉट वन वे। पहले जैसे उनका था कि सारा कुछ प्रो वेस्ट होता था, अब वो सारी चीजें नहीं चलाते हैं उस तरीके से। अब वो एक पाथ, नॉन अलाइंड पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो देखते हैं कि इनके इंटरेस्ट्स कहां पर है। वो जो पुराने जमाने में, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, उनका ये जो था, जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता था वो वाशिंगटन में लिया जाता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इजराइल के लिए कुछ रास्ता आसान होगा अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करना? क्या अभी ऐसी हालत में जबकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां की हुकूमत बाकायदा शामिल रहती है मस्जिद अल अक्सा के पर हमलों के में भी, तो क्या ये किसी तरह से कोई काबिल कबूल कोई चीज हो सकेगी? देखिए, हमने ही देखा है, ये हमला करना, चाहे फलस्तीनियों पर वेस्ट बैंक में हमला करना, मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होना, ये आज की बात नहीं है, कई सालों से हो रहा है। डिस्पाइट दैट कुछ कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किए ताल्लुक, ये नहीं कुछ ही कंट्रीज रहेगा। अगर आप देखेंगे इस्लामिक कंट्रीज में हाल ही कुछ कंट्रीज रहे हैं जो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज ने, इनफैक्ट जिनके अरब जो लीग के जो मेंबर्स थे, उनसे ये था कि उनके ज्यादा इनके वाबस्तगी थी इनके, वो जब आ गए उनको ये चीज, उन्होंने कभी नहीं इतना प्रोटेस्ट किया, किसी कभी विड्रा नहीं किया, अपने एम्बेसडर को नहीं किया, या उनको कोई डिमांड्स देते कि ये आप कर रहे हैं, इससे हालात खराब हो जाएंगे। बजाय यही हो रहा है कि एक के बाद एक कंट्री को ये कहा जा रहा है इसको एक्सेप्ट करो, अगर वो कर रहे हैं। अच्छा, लीबिया की जो फॉरेन मिनिस्टर ये तुर्की गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि तुर्की भी कहीं फैसिलिटेटर था इसमें, जो लीबिया और इजराइल के बीच में बातचीत हुई, उनके तुर्की जाने से क्या नतीजा निकाला जा सकता है? देखिए, मैं पहले से ये कहता हूँ, तुर्की के मामले में तुर्की हर तरह का रोल प्ले कर रहा है। इसने सीरिया में भी किया था, अब उसके साथ ताल्लुकात की बात हो रही है। ये यूक्रेन वार में कभी ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड बात कर रहा है, कभी वो रशिया के साथ रहता है, कभी ये यूक्रेन के साथ होता है। हाल ही में उसने ये जो कहा कि रशिया ने कहा मैं बुला करूंगा, तो उसने रशिया को वार्निंग दी। इसके भी अपने मफादात है, क्योंकि वो अपने आप को डिलिंक नहीं कर सकता है नाटो और वेस्टर्न ब्लॉक से, और वो चाहता है, जैसे इसने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया, उसको न अलाउ किया स्वीडन को मेंबर बनने के लिए, तो उसमें ये भी शर्त था शायद इसको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए, जो इसकी देराना ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। उसका ये भी है, उससे उसको शायद इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे, वो एक तरफ से। दूसरी बात, वो एक रोल भी प्ले करना चाहता है, फिर दोनों से ताल्लुकात रख कर ये कर रहा है। इराक के, इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात पुराने हैं, ये सबों को पता है। और लेकिन ये भी है, उसी ने भी वो शिप्स भेजे वहाँ पर जिन पर गोलियां, ये भी एक दौर है। वापस इजरायली एम्बेसडर को लिया, फिर बीच में निकाला भी उसे। ये चीजें ये कर रहा है, लेकिन ताल्लुकात भी मेंटेन करते रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अच्छा, अभी देखिए, पहले इसने सऊदी अरब के खिलाफ किया, खशोगी के मामले पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब हुए, अब फिर एक दूसरे के साथ हो गए। इसका एक
चीज़ है कि वहाँ भी अब उसको किसी हद तक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुए। लिरा का जो कीमत है वो बहुत कम हो गया है। अब इसकी सबसे बड़ा जो उसका फोकस है वो वहाँ की इकोनॉमी को ठीक करना है। हो सकता है इसलिए उसका जो है वो ये कोशिश में रहता है कि बैल यहाँ भी प्ले करे, यहाँ भी करे। किस हद तक वो इसमें कामयाब हो गए जाएगा, इट इज टू बी सीन। अच्छा, क्या इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या ये नतीजा निकाला जा सकता है, क्या ये बात सही है कि अगर ईरान में इस्लामी इनकलाब ना आया होता, अगर ईरान में एंटी अमेरिका एंटी इजराइल हुकूमत ना बनती, तो क्या अब तक इजराइल को सभी मुस्लिम मुल्क कबूल कर लिए होते? आपको कैसा लगता है? देखिए, अगर आप देखें कि ईरान की जो शाह की हुकूमत थी वहाँ तो टोटल वेस्टर्न सिस्टम था, वो तो इजराइल के हाथों में उस वक्त था ही, उसके बारे में कोई। अगर इस वक्त ईरान में कभी कभी आप देखते हैं साइंटिस्टों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को, रिलीजियस, वो जो रेमिनेंट्स है उस दौर के, वो चुप गए, नीचे रहे, वो अंडरग्राउंड रहे, और इनका जो है उनका ही रोल है, वो ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इजराइल के साथ लिंक्स बनाए हुए है। और नेटवर्क जो है वो एक एक्टिव नेटवर्क है, जिसकी वजह से वक्तन फवक्तन वहाँ के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हो, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है। वो जिसकी बात भी, या पिछले साल जो वहाँ पर प्रोटेस्ट्स चले, ह्यूज प्रोटेस्ट्स चले, तो उस पर भी बाद में पता चला कहीं ना कहीं उनको इंस्टिगेट किया जा रहा था। ये है। हाल ही में ईरान की गवर्नमेंट ने ये बयान दिया कि 1953 में जो गवर्नमेंट थी, मुसद्दिक की हुकूमत थी, उसको जिस तरीके से ख़त्म किया गया, इसी तरह की साजिशें हमारे खिलाफ भी हो रही है। ये अभी रिसेंटली 2 दिन या 3 दिन पहले दिया था, और यहाँ भी ऐसे, लेकिन अभी तक वो इसमें नाकाम रहे। ये एक नया ये जो है, इसका मतलब है उनके पास कहीं ना कहीं ये प्रूफ है कि कोई एलिमेंट जो विद इन द कंट्री है, दे आर वर्किंग अगेंस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन, और वो उनको एक्टिवली दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल एज इजराइल। अब जब तक इनको ये प्रूफ मिला है, तभी इसी बिना पर उन्होंने ये क्लेम की है। तो देखना ये है, ये खटकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है, जिससे बहुत सारी तब्दीली आई इस्लामिक वर्ल्ड में, ये कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया यूएस ने। हालांकि अच्छा, ईरान से 2 अहम बयानात आए हैं अभी ताजा। एक तो ये कि ब्रिक्स में ईरान को शामिल किया जाना, अमेरिका की तरफ से ईरान को आइसोलेशन की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है। दूसरा, वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जिसमें यह कहा है कि जो दूसरे मुल्कों में फ्रोजन एसेट्स थे, अब किसी मुल्क में फ्रोजन एसेट्स नहीं है, और हम अपनी प्रॉपर्टीज, अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है बिल्कुल खामोशी से कुछ हो गया? क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट की बात अमेरिका में एसेट्स के फ्रोजन होने की बात कही गई थी, उसकी बड़ी खबर कभी नहीं आई, लेकिन ईरान की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गया। देखिए, हमें ये देखना, अभी जो साउथ कोरिया ने कहा है, रिसेंटली कहा है कि उन्होंने जो इनके जो फ्रोजन एसेट्स है उनको रिलीज करने को कहा है। दूसरी बात, ये डेफिनेटली इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ईरान टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स, जब हर एक तरफ से कोशिश की जा रही थी इसको आइसोलेट करने की। और ये नहीं है, उसमें सारे आप देखें, ब्रिक्स के 5 कंट्रीज थे, ब्राजील था, साउथ अफ्रीका था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था। और ये इनमें से सारे के सारे जो है बिग इकोनॉमीज है। उन्होंने जब उसकी एंट्री मान ली और इग्नोर किया है प्रोटेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज का, जो उन्होंने कोशिश की है इसको मत बनाओ, ये तो दिखा रहा है एक्सेप्टेंस, ग्रोइंग एक्सेप्टेंस है। और जैसे वो कहते हैं कि सैंक्शंस हैव नो इम्पैक्ट,
जो पहले हम 4-5 साल पहले देखते थे, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे महंगाई के बारे में, लोगों के जो अब लगता है कम हो रहा है। मुझे इसमें ये जो नए प्रेसिडेंट रईसी साहब है, इसका अप्रोच बहुत प्रैग्मेटिक है और ये इसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि जो ईरान आइसोलेशन में ना रहे बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बड़े मेंबर के तौर पर इम्पोर्टेंट रोल अदा करे। किसी हद तक वो सक्सेसफुल रहा और इसकी सबसे 2-3 अचीवमेंट्स ये है, एक ब्रिक्स का मेंबर बनना, दूसरा सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करना, एस्टेब्लिश करना, और साथ साथ उसके साथ सारे रीजन में चाहे यूएई है या दूसरे कंट्रीज है वो भी इसके साथ मिल गए हैं और एक नया जो रास्ता खुल रहा है जिससे ईरान को भी फैसिलिटी होगी और इसके जो अरब कंट्रीज है खासकर गल्फ कंट्रीज उनको भी फायदा होगा। और जो मसाइल है विद इन दिस रीजन, जैसे हमने देखा यमन का मसला था, अभी इजराइल ये जो सीरिया का मसला है वो भी किसी हद तक हल हो रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट बात ये भी है, जब से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ठीक हुए हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि यमन में जो वायलेंस है वो न होने के बराबर है। वो एक बड़ी बात है, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। यानी एज ए होल अगर देखा जाए तो एक तरफ ईरान की एक्सेप्टेंस दुनिया में बढ़ रही है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इजराइल के ताल्लुकात ज्यादा से ज्यादा मुल्कों में हों ताकि उसकी जान बची रहे, उसको सिक्योर किया जा सके। क्या ये नतीजा सही है? ये सही है, लेकिन फायदा क्या है इसका? देखिए, एक तरफ जिस चीज को वो पिछले 40 साल से 79 में ये जो रेवोल्यूशन आया है, 40 साल से कोशिश, तब से तो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगे ना, और कोशिश भी की बाहर से ये, लेकिन अल्टीमेटली अब इट इज ज्वाइनिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी वन वे और अदर वे। अब हर एक ब्लॉक में वापस आ रहा है, OIC में है, इसमें आ रहा है, दूसरे कंट्रीज में आ रहा है, SOC है, शंघाई कोऑपरेशन SCO उसका मेंबर है, हर एक चीज में एक्टिवली पार्ट कर रहा है। और वो जो उनका एक था ये मुंह कि इसको आइसोलेट, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपसे खासतौर पर लीबिया और इजराइल के ताल्लुकात और सऊदी अरब और इजराइल के बीच में क्या कुछ हो रहा है और ईरान की में क्या सूरत हाल है उसके बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता दूं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मुख्तलिफ लोगों से, जानकार लोगों से मिलाते रहें ताकि आपको कुछ गहराई से मालूमात पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।